तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद्स एंड द राइज ऑफ मगध। इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारा जो है ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द स्टोन एजेस टू द चैल्कोलिथिक एज एंड फाइनली टू द ब्रॉन्ज एज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद। पिछली क्लास में जब हम वैदिक कल्चर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि लेटर वैदिक एज के अंदर हमें जो है आयरन की जो है वो डिस्कवरी देखने को मिलती है और उसी आयरन से जो है आगे जाकर बहुत सारे वेपन्स एंड ऑल बनाने लोगों ने शुरू किया। और जैसे ही हमें वेपन्स का जो है वो राइज देखने को मिलता है आयरन वेपन्स का, वैसे ही हमें द राइज ऑफ किंगडम्स भी जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मेनली 16 जो है हमारे मेजर महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। महाजनपद वर्ड का जो है वो इमर्जेंस हमें कैसे देखने को मिलता है कि इससे पहले जब वैदिक सोसाइटी में लोग रहते थे उनको जो है जनपद कहा जाता था। जनपद का लिटरल मीनिंग होता है लोगों की सेटलमेंट्स, और वही जब लोगों की सेटलमेंट्स बड़ी होती गई तो उसको जो है हमने महाजनपद जो है वो नाम दिया था। तो आज की क्लास में हम वही बात करेंगे कि कैसे ये इमर्ज हुए, कैसा इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है और कैसे इन सारे महाजनपद में से हमें मगध महाजनपद का राइज देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि जनपद से महाजनपद का हमें ट्रांजिशन कैसे देखने को मिलता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। द टर्म जनपद कम्स फ्रॉम जन विच मीन्स ट्राइब्स और पीपल एंड पद मीन्स फुट और सेटलमेंट। इट इम्प्लाइज अ टेरिटोरियल कम्युनिटी। जैसे कि मैंने बताया जनपद का जो लिटरल मीनिंग है वो है लोगों की सेटलमेंट। छोटी छोटी सेटलमेंट्स जो आगे जाकर जब बड़ी हुई तो उनको हमने महाजनपद जो है वो नाम दिया था। बिटवीन 1500 टू 600 BCE वैदिक ट्राइब्स ग्रेजुअली सेटल्ड इनटू परमानेंट सेटलमेंट्स। इससे पहले जब हम हड़प्पन कल्चर या फिर द इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे इन द ब्रॉन्ज एज, तब हमने देखा था वो ऑलरेडी अर्बन प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। बट एक बार जब उनका डिक्लाइन होता है फिर किसी नई सिविलाइजेशन की जब हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है तो उनके लिए सब कुछ जीरो से शुरू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए शुरुआत के अंदर अर्ली वैदिक एज में हमें एक बार फिर से एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बट जैसे जैसे खासकर जब आयरन की हमें डिस्कवरी एंड यूजेज देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे किंगडम्स जो है वो इमर्ज होते हैं बाय द नेम ऑफ महाजनपद। विद एग्रीकल्चरल सरप्लस ट्रेड एंड द यूज ऑफ आयरन टूल्स लार्जर एंड मोर पावरफुल टेरिटरीज इमर्ज्ड, दीज वर कॉल्ड द महाजनपद। जैसा कि मैंने बात की एग्रीकल्चर एक बार फिर से उसका राइज हमें देखने को मिलता है आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिकॉज अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे मैंने बताया जीरो से स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एग्रीकल्चर को दोबारा से पीक पर लाने के लिए उनको कुछ वक्त लगा। और लेटर वैदिक पीरियड के दौरान जब हमने देखा आयरन की भी डिस्कवरी हुई तो आयरन टूल्स की मदद से जो है एग्रीकल्चर में और सरप्लस हमें देखने को मिलता है, जिससे ये जो महाजनपद थे इनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैन टेक्स्ट, पनीनीज, अष्टध्यायी, महाभारत एंड पुराण्स भी हमें देखने को मिलते हैं। महाभारत अगर आपने पढ़ी होगी या टीवी सीरियल्स में देखी होगी तो उसके अंदर हमें इन महाजनपद का जो है वो रेफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, सबसे पहला जो हमारा महाजनपद है अंग, जिसको आपने सुना होगा कि दुर्योधन ने जो है अपने मित्र कर्ण को जो है अंग नाम का प्रदेश जो है एज अ गिफ्ट दिया था, तो अंगराज कर्ण भी जो है उनको कहा जाता था। ये अंग जो है हमें रेफरेंस महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। मगध एज ऑब्वियसली उस समय पर भी महाभारत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जरासंध जो थे वो मगध के रूलर थे, तो हमें इस महाजनपद का भी रेफरेंस देखने को मिलता है महाभारत के अंदर। इसके बाद काशी हमें देखने को मिलता है, काशी कन्या भानुमति जिससे दुर्योधन का जो है वो विवाह होता है, वो भी हमें यहाँ पे रेफरेंस महाभारत के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी महाजनपद अगर हम देखें कोसाला, वाजी, मल्ल, छेदी हमें देखने को मिलता है महाभारत में। शिशुपाल जो होते हैं वो छेदी के ही जो है वो राजा होते हैं। इसके बाद वत्स हमें देखने को मिलता है। कुरु, कुरु तो आप जरूर सुना ही होगा, मेन जो हमारी महाभारत है वो कुरुवंश के अंदर ही वो हमें देखने को मिलती है। पांचाल की हमें एक रेफरेंस देखने को मिलता है महाभारत में कि द्रौपदी जो थी वो पांचाल की ही थी, इसलिए उनको पांचाली भी कहा जाता था। मत्स्य हमें देखने को मिलता है, सुरासेन,
असाक, अवंती, गांधार जहाँ के मामा शकुनी थे, और कंबोज हमें देखने को मिलता है। तो काफी सारे महाजनपद का रेफरेंस जो है हमें महाभारत और पुराणों के अंदर देखने को मिलता है। इनकी कैपिटल्स अगर हम देखें तो राजगृह हमें देखने को मिलती है शुरुआत के अंदर मगध की, अंडर द रूल ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, एंड लेटर अजात शत्रु के जो सक्सेसर हैं उदायीन, उन्होंने जो है राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र जो है मगध की कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। इसके अलावा बाकी कैपिटल्स भी हम देख सकते हैं, वाराणसी हमें देखने को मिलती है, वैशाली एक्सेट्रा। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये इंफॉर्मेशन है। द 16 महाजनपद। इसके बाद अगर आगे बढ़े कि महाजनपद में हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, कि कैसे उनकी वर्किंग थी, कैसी उनकी इकोनॉमी थी, कैसा उनका सोशल स्ट्रक्चर था, कैसा उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, तो उसके बारे में एक बेसिक आइडिया लें। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जो महाजनपद थे, कुछ में हमें मोनार्कीज देखने को मिलती हैं कि एक राजा जो है वो रूल कर रहे हैं, बट कुछ में हमें गणराज्य यानी कि रिपब्लिक्स भी देखने को मिलते हैं, खास करके द वाजी कॉन्फेडरेसी हमें देखने को मिलती है एज अ रिपब्लिक। मोनार्कीज की बात करें तो मगध हमें देखने को मिलता है, काशी, कोसाल एंड अवंती। रिपब्लिक्स अगर हम कुछ मेजर की बात करें तो वाजी, मल्ल और कंबोज जो है हमें देखने को मिलते हैं। इन रिपब्लिक्स assemblies of elders or heads of clans which were known as rajas made decisions collectively। तो ये जो है हमें उस समय पर भी गणराज्य यानी कि रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं महाजनपद के अंदर। इसके बाद अगर फोर्टिफिकेशंस की बात करें, जैसे हमने देखा कि जो हमें कैपिटल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि राजगीर थी शुरुआत के अंदर मगध की, आगे जाकर पाटलिपुत्र बनी, तो अजात शत्रु ने जो है पाटलिपुत्र यानी उस समय उसका नाम पाटलीग्राम था, उसमें फोर्टिफिकेशंस कराई, मतलब उसको जो है मजबूत बनाया अपने किले को। कैपिटल्स वर फोर्टिफाइड फॉर डिफेंस एंड कंट्रोल, मतलब एक फोर्ट का निर्माण कराया, किले का निर्माण कराया और उसको मजबूत कराया अपनी कैपिटल्स और मेजर सिटीज के अंदर, महाजनपद के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने अभी बताया, अजात शत्रु बिल्ट अ फोर्ट एट पाटलीग्राम विच वॉज लेटर नेम्ड पाटलिपुत्र। तो ये जो है हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड फोर्टिफिकेशंस इन द कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज ऑफ द महाजनपद। इसके बाद अगर इकोनॉमी की बात करें तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द महाजनपद। आयरन टूल्स लाइक प्लोशेयर्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इससे पहले भी मैंने जैसे बात की कि आयरन की डिस्कवरी के बाद और जब आयरन का यूजेज लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा, तो वो जो है हमें एज कंपेयर टू स्टोन टूल्स और ब्रॉन्ज एटसेट्रा, इससे हमें मेटल जो है आयरन वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होता है, तो उससे हमें एग्रीकल्चर का जो सरप्लस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। टैक्सेस वर लिवीड ऑन क्रॉप्स, क्राफ्ट्समैन, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी, क्योंकि टैक्सेस जो है इस समय पे हमें देखने को मिलते हैं जो कि लगाए गए थे क्रॉप प्रोडक्शन पे, क्राफ्ट्समैन पे, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स पे, ताकि राज्य का जो संतुलन है इकोनॉमी का वो बना रहे। इसके बाद सबसे पहली बार हमें एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है द यूजेज ऑफ कॉइन्स, बिकॉज इससे पहले जब हम हड़प्पन या फिर द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि कॉइन्स जो है उस समय पर हमें देखने को नहीं मिलते थे, हमें जो है बार्टर सिस्टम जो है वो दिखाई देता था। बस इस समय पर महाजनपद के समय पर हमें फर्स्ट टाइम सिल्वर कॉइन्स देखते थे। अर्लीस्ट पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ड्यूरिंग द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद। इसके बाद रिलीजन एंड कल्चर की बात करें तो पिछली क्लास के अंदर जब हम वैदिक कल्चर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तब हमने देखा था कि लेटर वैदिक एज में जो है जो वर्ण सिस्टम था दैट बिकेम वेरी रिजिड, उसी का जो है हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और एज ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बिकॉज दो नए धर्म जो है हमें देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिनके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम अगली क्लास में जो है वो बात करेंगे इन द रिलीजियस रेवोल्यूशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। Rise of Buddhism and Jainism, reaction against ritualism of वैदिक रिलीजन। जैसे कि मैंने बात की कि बहुत रिजिड हो चुका था वर्ण सिस्टम, तो जो शूद्र जाति के लोग या फिर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो वो जो है वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने लग गए थे। इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें तो राजगृह, वैशाली, सारनाथ एंड कुशीनगर हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार एंड अजात शत्रु जो है हमें पेट्रन्स देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के, जिनके बारे में कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे, और बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जो है डिटेल के अंदर अगली क्लास में जो है वो बात होगी। इसके बाद ये जो था हमारा बेसिक आइडिया कि कैसे महाजनपद का जो है हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है लेटर
वैदिक पीरियड के बाद। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद हमें देखने को मिलता है इन 16 में से, दैट वाज मगध, जो करीब 700 से 800 सालों तक जो हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है वो इसी एरिया के आसपास जो है वो सराउंडेड हमें दिखाई देती है। बिकॉज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस एरिया का। दो सबसे बड़ी डायनेस्टीज हमें एशियंट इंडिया की, एंशियंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हमें देखने को मिलती है इन द मगध रीजन, नेमली द मौर्यन एम्पायर एंड द इंपीरियल गुप्ताज, ऑल्सो कॉल्ड द गुप्ता एम्पायर। Among the 16 Mahajanpads, Magad emerged as the most powerful due to some factors. Fertile plains of the Ganga हमें देखने को मिलती है। गंगा के पास का जो fertile alluvial soil था, that was perfect for agriculture. Iron deposits in nearby hills, जैसा कि मैंने बात की, आयरन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ रहा था और बहुत से आयरन डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं मगध के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। यूजफुल फॉर मेकिंग वेपन्स। इसके बाद एलिफेंट फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। एलिफेंट जो है उस समय पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वॉरफेयर के दौरान। उस समय पर ऐसा होता था कि जिस राज्य के पास ज़्यादा हाथी होंगे, युद्ध के हाथी, वॉर एलिफेंट्स, उसको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो माना जाता था। जब इसके बाद अभी हम इन्वेजन्स की जब बात करेंगे उसमें हम देखेंगे अलेक्जेंडर की आर्मी के अंदर ही जो है हमें म्यूटनी देखने को मिलती है, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द नंद एम्पायर्स वॉर एलिफेंट्स। अराउंड 3000 वॉर एलिफेंट्स हमें नंद एम्पायर की आर्मी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए अलेक्जेंडर की आर्मी ने ये कहा कि अब हम जो है और आगे नहीं जाएंगे, आगे जो है नंद वंश है। तो डर का माहौल हमें देखने को मिलता है ड्यू टू एलिफेंट्स इन द वॉरफेयर। इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री स्ट्रेंथ, कंट्रोल ओवर रिवरीन ट्रेड रूट्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड एनिमल्स। तो ये जो है हमें कुछ मेजर पॉइंट्स दिखाई देते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मगध। क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जिससे मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है बनकर उभरा था। अगर हम एक बार यहाँ पर देखें मैप की तरफ, तो जो शुरुआत का जो हमारा रीजन हमें देखने को मिलता है, कोर रीजन, दैट वाज सराउंडेड नियर राजगृह एंड सम पार्ट्स ऑफ पाटलिपुत्र। बट हर्यंग डायनेस्टी के अंदर, स्पेशली अंडर बिंबिसार एंड अजात शत्रु, ये एरिया जो है हमें एडेड हुआ दिखाई देता है इन द मगध एम्पायर। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर हमें सेंट्रल इंडिया के रीजन्स लाइक उज्जैन एंड विदिशा भी जो है वो ऐड हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद जब नंद वंश आता है, महापद्मानंद ऑलमोस्ट द एंटायर नॉर्थ इंडिया उसको जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य आता है तो अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक हमें देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया तक जो है मगध का इन्फ्लुएंस फैल चुका था। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम in the history of the ancient Indian subcontinent, the entire, almost the entire subcontinent came under one centralized rule under Chandragupta Maurya and Ashok in the Mauryan Empire. इनके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे रिलीजियस रेवोल्यूशन वाली क्लास, यानी अगली क्लास के नेक्स्ट क्लास के अंदर, अबाउट द मौर्यन एम्पायर। किस तरह से हमें देखने को मिला, चंद्रगुप्त मौर्य का राइज हमें कैसे देखने को मिला, चाणक्य का क्या रोल हमें देखने को मिलता है, इस पूरे सिनेरियो में हम अगली से अगली क्लास के अंदर डिटेल में जो है वो बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है मगध का इंडियन हिस्ट्री में। जैसे मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। मगध लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट मेजर एम्पायर्स, नेमली द मौर्यन एम्पायर एंड द इंपीरियल गुप्ताज, ऑल्सो कॉल्ड द गुप्ता एम्पायर। इसके अंदर भी हमें बहुत से एक से बढ़कर एक राजा देखने को मिले, लाइक श्रीगुप्त हमें देखने को मिले, चंद्रगुप्त द फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकंड, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त द फर्स्ट, एक से बढ़कर एक राजाओं की वजह से जो है हमें देखने को मिलता है इंपीरियल गुप्ताज का जो टाइम था, दैट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल ट्राइबल यूनिट्स टू लार्ज इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन हमें मगध इन्फ्लुएंस के अंदर ही देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर एंड टैक्सेशन, इसका जो है एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है चाणक्य की अर्थशास्त्र को भी जाता है, जिसका हमें फॉलोएंस आज के दिन भी देखने को मिलता है। द मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन चाणक्याज अर्थशास्त्र ओनली। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है मगध का इंपॉर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद बात करते हैं कुछ डायनेस्टीज की, कुछ की डायनेस्टीज जो कि हमें प्री मौर्यन मतलब मौर्य साम्राज्य से पहले की देखने को मिलती है। नेमली 3 डायनेस्टीज हैं, द हर्यंक डायनेस्टी, द शिशुनाग डायनेस्टी एंड द नंद डायनेस्टी। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का विनाश करके अपना जो है मौर्यन एम्पायर स्थापित किया था। फिलहाल बात करते हैं अबाउट द हर्यंक डायनेस्टी विच स्पैन फ्रॉम
544 to 413 BCE. फाउंडर वॉज बिंबिसार, कंटेम्प्ररी ऑफ द बुद्ध, मतलब बुद्ध और बिंबिसार जो है वो एक ही समय पर जीवित थे। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है कि साथ साथ बुद्ध और बिंबिसार जो है हमें एक ही टाइम पीरियड पे देखने को मिलते हैं। फाउंडेड द हर्यंक डायनेस्टी एंड मेड राजगृह, दैट इज मॉडर्न डे राजगीर, द कैपिटल ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी। और आगे जाकर अजात शत्रु के जो सक्सेसर हैं उदायीन, वो जो है पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना लेते हैं। अडॉप्टेड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थ्रू कॉन्क्वेस्ट लाइक अंग प्रदेश को जो है जीतकर ये मगध के इन्फ्लुएंस के अंदर ले आते हैं। इट वॉज स्ट्रेटेजिक फॉर ट्रेड विद द ईस्ट एंड मैरिज अलायंसेस हमें देखने को मिलते हैं कोसाल प्रिंसेस, लिच्छवी प्रिंसेस एंड द मद्र प्रिंसेस के साथ। और ये एरियाज भी जो हैं वो हमें मगध साम्राज्य के इन्फ्लुएंस के अंदर दिखाई देते हैं ड्यू टू द मैरिज अलायंसेस। He patronized both Buddhism and Jainism, introduced an efficient administrative system with appointed officers and developed roads and infrastructure. तो ये जो है हमें एक बेसिक आइडिया देखने को मिलता है about the founder of the Haryang dynasty, that is the बिंबिसार। इसके बाद आगे देखते हैं, इनके बाद एक बहुत ही रूथलेस एंड पावरफुल रूलर हमें देखने को मिलते हैं अजात शत्रु, जिन्होंने अपने ही पिता को बंदी बनाकर और उनको मारकर जो है ये गद्दी हासिल की थी। Son of Bimbisar reportedly imprisoned and killed his own father. 492 से 460 BCE के बीच जो है हमें इनका रूल देखने को मिलता है। Ruthless but powerful ruler continued the expansionist policies. He fortified पाटलीग्राम, पाटलीग्राम के अंदर फोर्ट बनाकर उसको मजबूत बनाया था यहाँ पर अजात शत्रु ने, और आगे जाकर उसी पाटलिपुत्र को जो है अपनी कैपिटल बना लेते हैं इनके सक्सेसर उदायीन, which later became पाटलिपुत्र। Used advanced military technologies like the chariot with blades and the catapult. चैरियट विद ब्लेड्स का जो एक हमें रेफरेंस देखने को मिलता है, एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले बाहुबली, उसके अंदर जो बाहुबली के भाई होते हैं भल्लाल देव, उनके पास भी एक ऐसा ही वॉर चैरियट होता है जिसके आगे जो है ब्लेड्स लगाए गए होते हैं। इसका जो है हमें मोटिवेशन या इंस्पिरेशन या रेफरेंस हम मान सकते हैं अजात शत्रु से, बिकॉज इनके पास भी कुछ वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ चैरियट था। वो मूवी तो हमें बिल्कुल फिक्शन की तरफ दिखाई देती है, बट इसीलिए उसका जो हमें जो वॉर चैरियट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम एडवांस टाइप का दिखता है, बट इनका जो चैरियट था वो भी उसी प्रकार का सिमिलर हम मान सकते हैं। ही डिफीटेड द वाजी कॉन्फेडरेसी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल से जो है वाजी के साथ युद्ध चल रहा था यहाँ पे मगध का, और वाजी को हराकर जो है इन्होंने वाजी का रीजन भी मगध इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया था। ही वॉज अ पेट्रन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में और इसके अलावा जैन रिलीजन के बारे में जो है अगली क्लास के अंदर, जैसा मैंने बात की, हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। फिलहाल अजात शत्रु के बाद हमें इनके सक्सेसर देखने को मिलते हैं उदायीन। ही बिल्ट पाटलिपुत्र एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह। पाटलिपुत्र के अंदर एक फोर्ट का निर्माण तो पहले ही करा चुके थे अजात शत्रु, बट उस पाटलिपुत्र को जो है आगे जाकर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। पाटलिपुत्र वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द सोन रिवर्स, स्ट्रेटेजिक फॉर ट्रेड एंड डिफेंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पे दो नदियां मिलती हैं, तो जहां पर गंगा और सोन नदी जो है वो मिलती है, उसके ही हमें पास पाटलिपुत्र का जो है रीजन देखने को मिलता है। इसीलिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली एडवांस रीजन हमें देखने को मिलता है पाटलिपुत्र का, इसीलिए उदायीन ने जो है इसको अपनी कैपिटल जो है वो बनाया था। द हर्यंक डायनेस्टी एंडेड with weak successors and was replaced by the शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये जो है हमें मेजरली 3 रूलर्स देखने को मिलते हैं हर्यंक डायनेस्टी के अंदर। इसके बाद के जो रूलर्स आए दैट वर वीक एंड इनकेपेबल। इसके बाद आगे जाकर हमें द शिशुनाग डायनेस्टी देखने को मिलती है, जो कि नेम्ड है उन्हीं के फर्स्ट रूलर शिशुनाग पे, जो कि एक मिनिस्टर होते हैं हर्यंक डायनेस्टी के अंदर। शिशुनाग डायनेस्टी हमें 413 से 345 BCE के बीच में देखने को मिलती है। एक छोटी एक शॉर्ट लिव डायनेस्टी हम इसको कह सकते हैं। शिशुनाग वॉज इनिशियली अ मिनिस्टर हु ओवरथ्रू द लास्ट हर्यंक रूलर। और ये जो है हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कि जो मिनिस्टर्स ही हैं वही आगे जाकर एक नई डायनेस्टी जो है वो स्थापित कर देते हैं। इसके बाद हमें जब मौर्यन एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे तो बृहद्रथ जो आखिरी मौर्यन रूलर थे उन्हीं के मिनिस्टर थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने जो है उनको ओवरथ्रो करके मतलब बृहद्रथ को हटाकर और उनको मारकर जो है शुंग डायनेस्टी की जो है वो स्थापना की थी। तो ये जो है हमें ट्रेंड आगे भी देखने को मिलेगा।
फिलहाल यहां पर देखते हैं, फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड कैपिटल एट वैशाली, लेटर शिफ्टेड इट बैक टू पाटलिपुत्र, सक्सेसफुली डिफीटेड अवंती एंडिंग इट्स राइवलरी विद मगध। हमें जो है इससे पहले भी अवंती का जिक्र देखने को मिलता है ड्यूरिंग बिंबिसार एंड अजात शत्रुज रेन। वो भी जो है अवंती को कैप्चर करना चाहते थे बट कर नहीं पाए। उनको जो है अवंती को कैप्चर करने के लिए एक नई डायनेस्टी की जरूरत थी एंड दैट वाज शिशुनाग डायनेस्टी, जिन्होंने अवंती को बहुत लंबे समय के युद्ध के बाद जो है हरा दिया और मगध इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ाया था उन्होंने। इसके बाद काला शोक हमें देखने को मिलते हैं, द सक्सेसर ऑफ शिशुनाग, रेन ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली इन 383 BCE। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में जैसे मैंने बात की, अगली क्लास में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। फिलहाल यहां देखते हैं, डिवाइडेड द किंगडम बिटवीन हिज सन्स, वीकनिंग द सेंट्रल अथॉरिटी, और यहीं से जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है शिशुनाग डायनेस्टी का। द डायनेस्टी वाज शॉर्ट लिव्ड एंड एंडेड विद द राइज ऑफ द नंद एम्पायर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नंद एम्पायर, जिनके पहले रूलर महापद्मानंद ऑलमोस्ट वॉज ऑन पार विद चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक्स लेगेसी, बट बिकॉज ये इतने बड़े कैरेक्टर्स हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य एंड समुद्रगुप्त, तो इन्होंने जो है ओवर शैडो कर दिया है महापद्मानंद को। बट महापद्मानंद भी जो है वो काफी एक केपेबल एंड पावरफुल रूलर हमें देखने को मिलते हैं। डिस्क्राइब्ड इन द पुराणाज एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज, क्लेम टू बी एक क्षत्र, दैट इज सोल सोवरेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का एक ही राजा महापद्मानंद, ये हमें देखने को मिलता है। एक छत्र का मतलब यही होता है कि एक छत्र राज अपने पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है महापद्मानंद का। तो ये जो है कैपेबिलिटी थी महापद्मानंद की, वॉज वेरी पावरफुल, बट जैसा मैंने बताया उनको जो है ओवर शैडो कर दिया गया आगे आने वाले टाइम के रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक ने। की फीचर्स की बात करें तो एक्सपेंशन, एक्सटेंडेड मगध टेरिटरी फ्रॉम पंजाब टू उड़ीसा, बिल्ट अ मैसिव ब्यूरोक्रेटिक एंड टैक्सेशन सिस्टम, maintained the largest standing army in ancient India at his time, as per Greek historians 2 lakh of infantry, 20,000 cavalry, 2,000 chariots and 3,000 war elephants, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि अलेक्जेंडर की आर्मी में जो म्यूटनी हुई थी, क्योंकि अलेक्जेंडर का ये सपना था कि आगे जाकर नंद वंश को भी हराकर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पे अपना कंट्रोल लिया जाए, बट उनकी आर्मी ने जो है आगे बढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी से जो है हम लड़ नहीं सकते, इतने टाइम से हम युद्ध करते हुए आ रहे हैं, तो भाई अब हमें ज़रा बख्श दो। तो ये अलेक्जेंडर की आर्मी के लोगों का कहना था। बट महापद्मानंद की लेगेसी को जो है वो धनानंद आगे बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि ही वॉज अ वेरी वीक एंड अ tyrant kind of ruler, unpopular due to oppressive taxations, insulted Chanakya who vowed to overthrow him। चाणक्य के बारे में जो हम और डिटेल के अंदर बात करेंगे जब मौर्यन एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे। overthrown by चंद्रगुप्त मौर्य with Chanakya's support around 321 BCE, और इसी के बाद जो है हमें देखने को मिलता है द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो है हमें 3 डायनेस्टीज जो है देखने को मिलती हैं बिफोर द मौर्यन एम्पायर। प्री मौर्यन एम्पायर्स हमें ये देखने को मिलती है, नेमली द हर्यंक डायनेस्टी, द शिशुनाग डायनेस्टी एंड द नंद डायनेस्टी। इसके बाद हमें कुछ इन्वेजन्स भी देखने को मिलते हैं बाहरी लोगों के, नेमली द ईरानियन इन्वेजन एंड द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट फ्रॉम 327 टू 323 BCE। सबसे पहले बात करें अबाउट द ईरानियन इन्वेजन्स की, 518 BCE के अंदर देखने को मिलता है, और सबसे पहले इन्वेडर इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं साइरस, हु रूल्ड फ्रॉम 559 टू 530 BCE। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय इन्वेजन्स फ्रॉम द अचेमेनिड, दैट इज द पर्शियन एम्पायर। साइरस इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड कैप्चर्ड द गांधार रीजन। एक जो है आप यहाँ पे सिमिलैरिटी नोटिस करेंगे दोनों में ही, इरानियन इन्वेजन एंड द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो था हमारा गांधार और पंजाब का, वही जो है वो कैप्चर कर पाए थे, आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाए थे दोनों, इरानियंस भी एंड द अलेक्जेंडर की आर्मी भी। तो यही रीजन्स इसीलिए हमें थोड़े अनस्टेबल दिखाई देते हैं ड्यू टू द फॉरेन इन्वेजन्स, और वो रीजन्स को उन्होंने जब कैप्चर किया तो छोटे छोटे स्टेट्स में जो है वो बांट दिया, जिनको हम सत्रपीज कहते हैं, हम बात करेंगे आगे जाकर। इसी वजह से अनस्टेबल हो गए और आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य का इनको जीतना जो है वो काफी ज्यादा आसान हो गया ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ दीज एरियाज और टेरिटरीज। इसके बाद डैरियस द फर्स्ट
522 to 486 BCE, he annexed the areas of Punjab and Sindh, and India became the 20th Satrapi, that is the province of the Persian Empire. Impact of the invasion की बात करें तो exposure to Persian administrative practices like the Satrapi system, that was a province based governance. आगे जाकर भी जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें देखने को मिलेगा कि 4 प्रोविंसेस के अंदर जो है मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड था. उसके बारे में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे जब मौर्य साम्राज्य के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. रॉयल रोड नेटवर्क हमें देखने को मिलती है. इसके अलावा खरतोशी स्क्रिप्ट जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है. हम कैसे लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं, बट खरतोशी स्क्रिप्ट जो है वो उल्टी लिखी जाती है, लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट. हम जो है हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट खरतोशी स्क्रिप्ट के अंदर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है. इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड टैक्स सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. जैसे ही हमें देखने को मिलता है ईरान के अंदर उस समय पर, यानी द पर्शियन एम्पायर, वो भी जो है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में जो है वो बिलीव करते थे, जस्ट लाइक द मौर्यंस. तो मौर्यंस का जो हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, दैट वाज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इरानियन और द पर्शियन एम्पायर. कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लैंग्वेज, कोई भी अगर इन्वेड करता है यहाँ पे तो हमें फ्यूजन देखने को मिलता है ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स. तो यहाँ हमें देखने को मिलता है द इरानियन इन्वेजन्स, पहली बार किसी ने जो है भारत की धरती पे इन्वेड किया था. उसके बाद हमें देखने को मिलता है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन फ्रॉम 327 टू 325 BCE. Alexander the Great, king of Macedonia, defeated the Persian Empire and invaded India in 327 BCE to extend his empire. Persian Empire उस समय पर काफी ज्यादा पावरफुल था, उसको जो है अलेक्जेंडर ने सबड्यू करके ये सोचा अब जो है मेरे को दुनिया जीतनी है, तो वो सीधा बढ़े भारत की तरफ. At that time, northwestern India was divided into small states due to the Iranian invasion. जैसे मैंने बात की, ईरानियन इन्वेजन के बाद हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर जो है प्रोविंसेस या फिर सतर्पीज जो है वो बनाकर चले गए थे. द मोस्ट फेमस ऑफ दीज वाज रूल्ड बाय पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ हाइडेस्फीज, दैट इज झेलम. तो ये एरिया जो है हमें इतना अनस्टेबल भी इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज टाइम टू टाइम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फॉरेन इन्वेजन एंड छोटे छोटे राज्य यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. बैटल ऑफ हाइडेस्फीज की बात करें 326 BCE के अंदर ये बैटल हमें देखने को मिलता है बिटवीन किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट. अलेक्जेंडर की बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे पोरस बहुत बहादुरी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ लड़ते हैं और अलेक्जेंडर इतना इंप्रेस होते हैं उनसे कि वो जो है उनकी जान बख्श देते हैं और उनको आगे रूल करने का भी जो है वो अलाउंस दे देते हैं अपने रूल के अंतर्गत. डिस्पाइट लूजिंग, पोरस impressed Alexander and was allowed to retain his kingdom. Alexander's forces refused to move further east at the Beas River due to the fear of the नंद आर्मी एंड देयर एलिफेंट. जैसा कि मैंने बात की कि भाई आगे नंद आर्मी है, हम नहीं जाएंगे वहां पर, ऐसा अलेक्जेंडर के लोग वहां पर बोल रहे थे. तो ये जो है हमें द बैटल ऑफ हाइडेस्फीज देखने को मिलता है. हाइडेस्फीज के बैटल में अलेक्जेंडर की जीत का एक डिसाइसिव फैक्टर हमें यह देखने को मिलता है. उस समय पर नदी में जो है काफी बड़ा तूफान आया था बिकॉज ऑफ थंडर स्टॉर्म्स अराउंड. तो उस समय पर अलेक्जेंडर ने मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से वो गए और चारों तरफ से घेर लिया पोरस की आर्मी को. तो इसीलिए पोरस की हमें वहां पर डिफीट देखने को मिलती है. और इसके बावजूद भी पोरस ने जो है ये कहा कि मेरे साथ जो है एक राजा की तरह व्यवहार किया जाए. तो यहां से अलेक्जेंडर इंप्रेस हुए और पोरस को उनका राज्य जो है वो लौटा दिया. बट अब जो है अलेक्जेंडर के अंतर्गत वो रूल करेंगे. उनकी जान भी बख्श दी और काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे अलेक्जेंडर पोरस से. तो ये जो है पूरी कहानी थी अबाउट द बैटल ऑफ हाइडेस्फीज. इसके बाद जब उनकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया एंड दे वर ऑल्सो वेरी टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस रिलेंटलेस फाइटिंग. इससे पहले पर्शियन एम्पायर के खिलाफ भी वो लड़े. यहाँ पर आके नॉर्थ वेस्टर्न गांधार का रीजन जब कैप्चर किया, पोरस से जब युद्ध किया, तो इतने टाइम से आप फाइट करते हुए आ रहे हैं और एक थकी हुई आर्मी लेकर आप इतने बड़े नंद एम्पायर को जो है वो कैसे हराएंगे. तो अलेक्जेंडर जो है वहां से वापस आते हैं एंड ही रिट्रीटेड, returned via the southern route through the Makran desert and died in 323 BCE at Babylon. 323 में जो है इनकी मृत्यु भी हो जाती है. अब बात करते हैं क्या इम्पैक्ट रहा अलेक्जेंडर के इन्वेजन का. इट वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया and the West. Greek writers like Megasthenes later gave valuable historical accounts. Megasthenes की जो बुक है इंडिका, उसके अंदर जो है मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन इकोनॉमी के बारे में जो है काफी कुछ लिखा गया है. मेगास्थनीज को जो है सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर ने जो है भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के दौरान उनके किंगडम को समझने के लिए. अब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर की भी बहुत
बढ़िया कहानी है कि सेल्यूकस निकेटर वॉज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद जब यहाँ हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य ये एरियाज कैप्चर कर लेते हैं जहाँ पे अलेक्जेंडर्स ने अपने गवर्नर्स छोड़े थे, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन लाइक गांधार एंड पंजाब। तो देखने को मिलता है चंद्रगुप्त की जीत के बाद यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को गुस्सा आ जाता है और वो सोचते हैं कि ये एरियाज जो चंद्रगुप्त ने कैप्चर किए हैं मुझे वापस चाहिए। तो वो एक वॉर छेड़ देते हैं अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्य। 305 BCE के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है द मौर्यन सेल्यूसिड वॉर बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर। बट यहाँ पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत शानदार जीत देखने को मिलती है। कहाँ कोई टिक पाएगा भाई मौर्यन एम्पायर के सामने उस समय पर, बिकॉज दे वर द मोस्ट पावरफुल किंगडम आर्ग्यूबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर की शक्ति उस समय पर। ओपनड अप ट्रेड रूट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज, द इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन की तरफ हम बढ़ गए हैं। पॉलिटिकली वीकेंड द नॉर्थ वेस्ट पेविंग वे फॉर चंद्रगुप्त मौर्य टू राइज। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एरिया था पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था, बिकॉज इससे पहले भी इरानियन इन्वेजन्स हुए, छोटे छोटे रीजन्स में जो है ये एरियाज बट गए थे, और इसके बाद अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद भी और ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है इस रीजन पे। तो चंद्रगुप्त के लिए यहाँ पर जीत प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान हो गया था। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है अबाउट द emergence of the Mahajanpads, the rise of Magad and the contemporary invasions of the foreigners। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आज हम इतनी ही बात करेंगे। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द रिलीजियस रेवोल्यूशंस, कैसे हमें बुद्धिज्म का राइज देखने को मिला, कैसे हमें जैनिज्म का राइज देखने को मिला, और उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर इतने बड़े नंद साम्राज्य को गिराकर अपनी डायनेस्टी जो है वो स्थापित की, द मौर्यन एम्पायर, और कैसे आगे जाकर एक्सपेंशंस निकाले अशोक ने। और 261 BC कलिंग वॉर के बाद हमें जब देखने को मिलता है अशोक ने जो है वो बुद्धिज्म अपना लिया था, उसके बाद उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, उनकी धम्म पॉलिसीज क्या थी, उनके रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स जो हम देखेंगे उसके बारे में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।